Hello everyone. We are going to learn the new most important topic in English. Welcome to the world of English language once again. We are going to learn the most important and unique topic of today. वो है one is equal to do. और ऐसा पढ़ाया जाए one is equal to do तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं कि मैथ्स. लेकिन इंग्लिश हो या मैथ्स, हमारा इंग्लिश हर जगह है, मैथ्स भी हर जगह है. लाइफ के हर जगह पे मैथ्स है, वैसे लाइफ पे हर जगह पे इंग्लिश है. ये दोनों एक दूसरे के अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, तो ये दोनों को हम लोग को अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा. अभी सवाल है वन इक्वल टू टू का मतलब. आप अच्छी तरह याद रखो, जब हम लोग मैथ्स पढ़ते थे, अगर आप हाई लेवल में पढ़े होंगे या लोअर लेवल में पढ़े होंगे, अगर अच्छे टीचर से आप पाला पड़ा होगा उनका आपका, तो आप उसमें ये सीखे होंगे कि जितने भी नंबर्स हैं मैथ्स में, याद करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो भी नंबर्स आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पे, अब इन सभी नंबरों से अच्छी तरह से वाकिफ है. यू आर वेल एक्वेंटेड विद द वर्ड्स और द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब इन सभी नंबरों में अगर पूछा जाए कि इन सभी नंबरों में कौन सा नंबर कॉमन है, वो ऐसा नंबर जो हर नंबर में रहता है वो है 1. 1 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर में रहता है, आपको पता होना चाहिए. अगर पता है तो बहुत अच्छा है, अगर पता नहीं है तो आज के बाद पता कर लो कि जितने भी मैथ्स में नंबर्स होते हैं सभी नंबरों में 1 कॉमन है. मैंने कभी पूछा कि सभी नंबरों में एक नंबर है, कौन सा नंबर है जो सभी नंबर में कॉमन है, किसी ने कहा 0. सभी नंबरों में 0 कॉमन नहीं होता है. अगर आप बोलते हैं 0 तो आप शायद मैथ में भी 0 है, या आपको अच्छे टीचर से पाला नहीं पढ़ा है, या आप नहीं जानते. अगर नहीं जानते तो इमीडिएट डिसाइड कीजिएगा आप नहीं जानते हैं, पढ़ना शुरू करो, तो आप हमेशा कहोगे कि मैथ्स में सभी नंबरों में 1 कॉमन है. जैसे आप बोलोगे कि 1 कॉमन है तो सर आप इससे क्या बताना चाहते हैं? बताना नहीं चाहते कि 1 को अगर 1 से इंटू करेंगे तो 1 होगा, 1 को अगर 2 से इंटू करेंगे तो 2 होगा, 1 को अगर 3 से इंटू करेंगे तो 3 होगा. मतलब 1 सब में कॉमन है. ध्यान से देखो. वैसे ही आज से पढ़ेंगे कि इंग्लिश में जितना भी मेन वर्ब है, गो, कम, प्ले, रीड, ईट, मैंने जितना बताया था, जिस भी वर्ड के लास्ट में ना आता है, आना, जाना, खाना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, देखना, सोना, तो इंग्लिश में जितना भी मेन वर्ब है उन सभी मेन वर्बों में डू कॉमन है. सभी के लास्ट में, सभी के साथ में डू कॉमन है. जैसे सभी नंबरों में 1 कॉमन है, वैसे सभी मेन वर्बों में डू कॉमन है. इसको समझने के लिए और इसको हमेशा के लिए अपने दिमाग में रखने के लिए आप समझ जाओ ये क्या लिखा. गो, गो माने होता है जा, और डू का मतलब ना, जाना. कम का मतलब होता है आ, और डू का मतलब ना, आना. प्ले का मतलब खेल, और ना का डू का मतलब ना, खेलना. इसका मतलब इंग्लिश में जितने भी मेन वर्ब होते हैं सभी मेन वर्बों में डू कॉमन है. वैसे ही जैसे बताया आ, ना, जा, ना, खाना, पढ़ना, लिखना, उठना. सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेन वर्ब. अब इसी चीज से आपको साबित हो गया होगा कि 1 इज इक्वल टू डू मैंने क्यों कहा. क्योंकि जैसे नंबर्स में 1 कॉमन है, वैसे इंग्लिश में जितने भी मेन वर्ब है सभी मेन वर्बों में डू कॉमन है. ऐसा आपको मान लेना पड़ेगा, ऐसा आपको जानकारी भी होगा. आप बोलोगे सर ये जो बता रहे हैं इस जानकारी से हमको फायदा क्या होगा, वो तो बताइए पहले. फायदा ये होगा कि हम लोग बहुत सारे वर्ब होते हैं जिसका फर्स्ट फॉर्म पता है, सेकेंड फॉर्म पता नहीं है, या सेकेंड फॉर्म पता है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं. जैसे यहाँ पर वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म पता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म पता नहीं है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म छोड़िए, पता ही नहीं है. तो अब आज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गो, और उसका सेकेंड फॉर्म होना चाहिए वेंट. हमको पता नहीं है, यह पता है लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं कि वेंट होगा कि वांट होगा, कंफ्यूज हो रहा है. बोलते होते हैं गो का सेकंड फॉर्म पता करना है या पास्ट टेंस करना है तो उसमें ईडी जोड़ देना. अब सोचो अगर गो के साथ ईडी जोड़ते हैं तो कैसा लगेगा. इसका मतलब आप और गो को गोड करते हैं तो शायद गॉड भी देखकर परेशान होंगे कि तुमने को मैंने इंग्लिश दिया, तुमने उसको क्या किया. तो आप ऐसा नहीं कर सकते. गो का एक्यूरेट सेकंड फॉर्म जानना पड़ेगा. अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आपका इसमें गलती नहीं है. आप फर्स्ट फॉर्म को लिख दोगे ऐसा, और उसके पहले डीड दिखा दोगे. डीड प्लस गो इज इक्वल टू वेंट, ऐसा. इसका मतलब वेंट अगर 1 रुपया है तो डीड 50 पैसा, गो 50 पैसा. ये कब? जब आपको फर्स्ट फॉर्म कम से कम पता हो और सेकेंड फॉर्म कम से कम पता ना हो, तब ऐसा करेंगे. दूसरा बात, अगर आपको वेंट पता भी है कि गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, और कोई कहेगा कि वेंट को फैक्टर करो, तो आप चौंकना मत. सर फैक्टर माने, फैक्टर तो मैथ में करते हैं, इंग्लिश में कहाँ फैक्टर करते हैं. तो वेंट का फैक्टर होगा डीड प्लस गो. जैसे 25 को कहा जाए तो क्या करेंगे, 5 इंटू 5. वैसे ही अगर वेंट को फैक्टर करने के लिए कहा जाएगा तो डीड प्लस गो करेंगे. फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ये डीड गो करने से फायदा क्या होगा, बताइए. इससे क्या फायदा होगा? फायदा आप देखो ध्यान से, यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा, ही
वेंट टू कॉलेज यस्टरडे, ऐसा लिखा हुआ। और किसी ने कहा कि इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव करो या इस सेंटेंस को नेगेटिव करो, तो मैं कहूंगा कि जो आपके पास वर्ब है उसको फैक्टर करो। तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि सर वर्ब को फैक्टर कैसे करते हैं। और अभी अभी मालूम चला कि यहाँ वेंट लिखा हुआ, और अभी अभी मालूम चला कि वेंट गो का सेकंड फॉर्म है, और अभी अभी मालूम चला कि वेंट बना है डीड प्लस गो से। ये आप अपने फैक्टर कर लेंगे। तो डीड प्लस गो से बना हुआ है, तो इसको अपने फैक्टर कर लिया मन में। फैक्टर करने के बाद डीड को यहां से बाहर निकाला और सब्जेक्ट को अंदर कर दिया। तो आपका सेंटेंस कैसा होगा, डीड ही अंदर में होगा और यहाँ गो होगा, और बाकी सब कुछ वैसे रहेगा। देखिए आपका इंट्रोगेटिव बन गया है। जब इंट्रोगेटिव बन जाएगा तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, डीड कहां से आया। जो नहीं सीखे रहेंगे वो नहीं बता पाएंगे। फिर ये गो कहां से आया, मेरे पास तो वेंट था। जो नहीं जानते रहेंगे वो नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब जो जानते रहेंगे वही जानते रहेंगे। तो वेंट 1 रुपया था तो उसमें से डीड माइनस कर दिया तो 50 पैसा बचा है। इस तरह से आपका कैलकुलेशन सही रहना चाहिए, और ये कैलकुलेशन सही हो इसीलिए ये फॉर्मूला बनाया गया है कि 1 इक्वल टू डू। अब ये 1 इक्वल टू डू का ये एक पार्ट था। दूसरा पार्ट आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास ये है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या। बोले सर क्या मतलब, ये सेंटेंस अगर ऐसा लिखा रहता है, यू गो टू कॉलेज एवरी डे, ऐसा लिखा हुआ, यू गो टू कॉलेज एवरी डे। कोई बोला कि सर इसको भी इंट्रोगेटिव कीजिए, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ ध्यान से देखिए, गो। और गो लिखा हुआ है तो और कहा जाएगा, जिस तरह से आपने वेंट को फैक्टर किया उस तरह से गो को भी फैक्टर करो। तो जब गो को फैक्टर करेंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, गो को हम लोग फैक्टर करेंगे तो होगा डू गो। हम लोग डू गो क्यों किए, क्योंकि जितना भी मेन वर्ब होता है सभी मेन वर्ब में डू छिपा हुआ रहता है। तो डू छिपा रहेगा तो डू को बाहर निकाल देंगे, यू को अंदर करेंगे। तो डू को किस आधार पे आपने बाहर निकाला, डू को आपने किस आधार पे बाहर निकाला, क्योंकि आपको मालूम है कि जितना भी मेन वर्ब होता है, मैंने बताया था ना 1 इक्वल टू डू, जितना भी मेन वर्ब होता है सब मेन वर्ब में डू कॉमन है, इसलिए मैंने डू को बाहर निकाल दिया और यू अंदर हो गया। गो जहां है वही रहा, बाकी सब कुछ ठीक है। कॉलेज वगैरह सब जैसे लिखा हुआ, एवरीडे जो भी है सब ठीक है। क्वेश्चन इसका मतलब डू निकालने का मतलब कि मेन वर्ब में से डू निकाला। क्यों मेन वर्ब में से डू निकाला, क्योंकि मैंने टॉपिक का नाम ही रखा था 1 इक्वल टू डू। इसका मतलब जितना भी मेन वर्ब है सभी मेन वर्बों में से मैंने डू को बाहर निकाल दिया। और डीड कब निकाला, जब मुझे मालूम था वो पास्ट टेंस था, क्योंकि पास्ट टेंस बनता है डीड प्लस गो से। तो हमारा सवाल कैसा बनना चाहिए, ये तो मैथ्स हो गया। अब इस मैथ्स को हम लोग एक्टिवेट करेंगे अपने लाइफ में। किस तरह से एक्टिवेट करेंगे वो देखिए। अब इस मैथ्स को अपने लाइफ में, जिंदगी में हमेशा के लिए अटैच कर लीजिए। आपका इंग्लिश कभी भी गलत नहीं होगा। वो क्या है, यहाँ लिखा हुआ डू प्लस गो इक्वल टू गो, और लिखा हुआ है डीड प्लस गो इक्वल टू वेंट। ठीक है, डू प्लस गो इक्वल टू गो, क्योंकि डू गो के साथ ही रहता है तो गो है, और डिड गो मिलकर वेंट बनता है। अब सवाल है कि अगर यहां पर पहले से ही गो लिखा हुआ है तो हम लोग क्या माइनस करेंगे, डू, और बचेगा क्या, गो है, और उसमें से डू निकाल दिए तो गो ही बचेगा। अगर यहां पर वेंट लिखा हुआ पहले से और उस वेंट से डिड निकाल दिए तो क्या बचेगा, गो। इसका मतलब आपको मेन फॉर्म हमेशा वर्ब का रहना ही चाहिए। ये बात अलग है कि आपने डू कब निकाला और डिड कब निकाला। डिड निकाला कब, जब आपके पास वेंट था, और डू निकाला कब, जब आपके पास गो था। तो ये दो चीज अगर सीखेंगे आप अच्छी तरह से, तो जो तीसरा चीज है वो फ्री में समझ में आएगा। क्या तीसरा चीज फ्री में सीखने के लिए मिलेगा, ये कि आपको यहाँ पे एक वर्ब लिखा है डज प्लस गो इक्वल टू गोज। इसका मतलब गोज है, कम्स है, लिव्स है, हेल्प्स है, रीड्स है। जो एस वाला वर्ब होता है वो कैसे बनता है, वही डू डज हो जाता है और गो ऐसे ही रहता है। इसका मतलब अगर आपके पास पहले से गोज है तो माइनस क्या करेंगे, डज, और बचेगा क्या, गो। जब डू था तभी गो था, वेंट था, डिड था तभी गो था। तो गोज कब रहता है, आपको पहले टेंस के वीडियो में बताया जा चुका है पार्ट 1 में। अगर नहीं तो हमारा सब्सक्रिप्शन में उसका लिंक्स दिया हुआ है, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देखिए, उसके बाद आप अच्छी तरह समझ पा जाएंगे। गोज कब होता है, कम्स कब होता है, गो कब होता है, कम्स कब होता है, रीड्स कब होता है, रीड कब होता है, प्ले कब होता है, प्लेस कब होता है। तो अल्टीमेटली हमारा जो वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव था वो था 1 इक्वल टू डू। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।